नमस्कार नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके के अंदर। हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास। इससे पिछले कल हमने शुरू किया था मारवाड़ का इतिहास। सबसे पहले हमने मारवाड़ के इतिहास में देखा था मारवाड़ का राठौड़ वंश का फाउंडर मारवाड़ के अंदर संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष जो राव सिया है। राव सिया ने लगभग 1240 में आकर यहाँ पर क्या किया, राठौड़ वंश की स्थापना की। इसके बाद में हमने देखे एक शासक हुए आसानंदी। इसके बाद में शासक होते हैं आपके राव चूड़ा। उससे पहले डुअड हो गए, फिर राव चूड़ा हो गए, उनके पुत्र थे रणमल। ऐसे करते करते हमने देख लिए थे राव जोधा तक। राव जोधा देख लिया था, लेकिन थोड़ा दोबारा देख लेते हैं, साथ में आपका रिपीट भी हो जाएगा। हमने देखा था कि राव जोधा राव रणमल का पुत्र था। राव जोधा राव रणमल का पुत्र था राव जोधा। और इसे माना जाता है, एक हमने इससे पहले शासक पढ़ा था राव चूड़ा, उसे माना जाता है मारवाड़ के अंदर सामंतवादी व्यवस्था का जनक माना जाता है उसे। लेकिन कुछ इतिहासकार वास्तविक जनक इसे मानते हैं, यानी कि मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक जनक इसे माना जाता है राव जोधा को। मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक जनक, सामंत प्रथा का वास्तविक जनक। शुरुआत तो हो गई थी सामंत प्रथा की राव चूड़ा के समय ही, लेकिन वास्तविक जनक किसे माना जाता है, राव जोधा को। वैसे वास्तविक संस्थापक भी राव जोधा को ही माना जाता है राठौड़ वंश का। इसके बाद में देखिए हमने पढ़ा था कि राव जोधा और कुंभा के मध्य संघर्ष शुरू हो गया था। लगभग 30 वर्षों के संघर्ष के बाद इनके बीच एक संधि होती है 1453 को, जिसे हम कहते हैं आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि 1453 के अंदर होती है राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य। यानी कि जिस भूभाग के ऊपर आंवले के वृक्ष थे वो तो मेवाड़ का हो गया, और जिस भाग के ऊपर बावणी यानी बबुल के वृक्ष थे वो हो गया मारवाड़ का क्षेत्र। इस संधि से मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा भी निर्धारित हो गई थी। इसके बाद में राव जोधा ने देखा कि मंडोर पर अधिकार कर लिया 1453 में। इसके बाद इन्होंने एक सुरक्षित राजधानी के लिए एक जगह खोजी, और वहां पर 12 मई 1459 को जोधपुर नगर बसाया और मेहरानगढ़ किला बनाया। एक नगर बसाया जिसका नाम था जोधपुर, और एक किला बनाया था उसका नाम था मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ वैसे वास्तव में नाम इसका मिहिरानगढ़ था। मिहिर होता है सूर्य, यानी भगवान सूर्य को मानने वाले थे, सूर्यवंशी थे, तो इनके इष्ट देव के नाम पर था मिहिरानगढ़। लेकिन मिहिरानगढ़ बोला नहीं जाता, तो धीरे धीरे क्या हो गया, मेहरानगढ़ हो गया। कब? 12 मई 1459 को इसकी नींव रखी थी करणी माता ने। और इसके बाद में हमने पढ़ा था कि राव जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी, जिसका विवाह है महाराणा कुंभा के पुत्र थे रायमल, उनके साथ किया गया था। तो संधि के साथ इनके विवाह संबंध भी हो गए थे और संधि भी हो गई थी। और ये जोधपुर दुर्ग चिड़ियाटोप पहाड़ी पर है जोधपुर के अंदर। इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, और इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है, इसे चिड़ियाटोप गढ़ भी कहा जाता है। इसके बाद में राजा बनता है। हमने पढ़ा था कि राव जोधा का एक पुत्र था, बड़ा पुत्र था बिक्का, जो क्या है कि कुछ अनबन होने के कारण दूसरी जगह चला गया और अपना नया साम्राज्य स्थापित करता है बीकानेर। इन्हीं का एक पुत्र और था। इसके बाद में जो शासक बना वो था सातल। राव जोधा का एक पुत्र था, आगे शासक बनता है राव सातल। इनकी कोई खास बात नहीं है, राव जोधा से लेकर मालदेव तक कोई खास बात नहीं है इन राजाओं की, कोई ज्यादा
युद्ध वगैरह भी नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी बातें हैं देख लेते हैं। इसके बाद में शासक बनता है राव सातल। राव सातल शासक बना था जोधा की मृत्यु के बाद, यानी कि 1489 से ये रहा था 93 तक। इसकी एक खास बात है कि इसने एक तो सातलमेर कस्बा बसाया था, इसने एक कस्बा बसाया था सातल ने, सातलमेर अपने नाम पर। सातलमेर कस्बा बसाया, और इनके समय एक नृत्य शुरू हुआ था, गुडला नृत्य, जो क्या है गणगौर पर किया जाता है। गुडला नृत्य कब किया जाता है? गुडला नृत्य तो ये किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को यह नृत्य किया जाता है, गुडला नृत्य गणगौर के ऊपर। और ये नृत्य कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? तो ये राव सातल के समय शुरू हुआ था। वैसे तो इसकी बात करेंगे जहां लोक नृत्य पढ़ेंगे वहां पर, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूं ताकि वहां पर जब हम लोक नृत्य पढ़े तो आपको याद आ रहना चाहिए कि हाँ राव सातल ने शुरू किया था। गुडला नृत्य गणगौर पर चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। क्या है कि अजमेर का शासक था मल्लू खां और उसका सेनापति था गुडला। गुडला ने एक बार क्या किया कि यहां से राव सातल के क्षेत्र में से कुछ लड़कियों को अगवा कर लिया और अजमेर ले गया। जब राव सातल को पता चला तो उसने उस गुडला खां का पीछा किया और लड़कियों को छुड़ाकर ले आया, और जो गुडला था उसके इतने तीर मारे कि उसका सर क्या है छलनी कर दिया, उसे छेदीलाल बना दिया। तो फिर उसका सर काट कर भी ले आए थे मारवाड़ में, और जिस दिन उन लड़कियों को छुटाकर लाए और वो गुडला खां को मारा था उस दिन था गणगौर का। उन लड़कियों ने खुश होकर, उन लड़कियों को सर दे दिया, उन्होंने फुटबॉल बनाकर उससे खेला। उन लड़कियों ने खुश होकर उस दिन नृत्य किया और उस नृत्य का नाम पड़ गया गुडला नृत्य, यानी गुडला को मारा तो गुडला नृत्य पड़ गया। और एक मटका होता है, अब तो मटका होता है, उसमें सिर था, यानी कि वो छेदीलाल के सिर से खेल रहे थे जिसके अंदर छेद ही छेद थे। अब एक छिद्रित मटका दिया जाता है जिसके अंदर क्या है दीपक जलाए जाते हैं। तो याद रखना गुडला नृत्य राव सातल के समय शुरुआत हुई थी और गुडला खां को मारकर इसके राव सातल ने शुरुआत की। इसके कुछ यहाँ पर राव सातल क्या घायल हो गए थे, काफी ज्यादा घायल हो गए थे। तो इसके कुछ समय बाद राव सातल की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। गणगौर की बात आई है तो ध्यान रखना, गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है जयपुर की, और एक धीमा गणगौर है वो है उदयपुर की। इसके बाद में राजा बनता है राव जोधा का दूसरा पुत्र राव सुजा। राव सुजा आगे का राजा बनता है। इसकी कोई खास बात नहीं है। इसके बाद जब हम जैसे तो बीकानेर पढ़ेंगे तब बताएंगे। क्या है कि जैसे राव बिक्का बीकानेर के लिए गया था तब बाद में राव जोधा ने बिक्का से कहा, बीकानेर की स्थापना कर ली, राजा बन गया वहां पर। तो राव जोधा ने बिक्का से कहा कि पुत्र तू एक योग्य पुत्र है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि तूने तो अपना अलग राज्य बसा लिया बीकानेर, लेकिन अब तू जोधपुर के अंदर अपना दाव मत करना, जोधपुर से अपना हिस्सा मत लेना। बिक्का ने कहा ठीक है पिताश्री, जैसा आप कहते हैं, ठीक है पापा, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आपके जो छत्र है, ढाल है, तलवार है, उन जैसे कुछ पवित्र निशान है उनमें से मुझे कुछ चाहिए। तो राव जोधा ने कहा ठीक है ले जाना। बाद में राव जोधा की मृत्यु हो गई, तब तक बिक्का नहीं लेके गया। राव सातल के समय भी बिक्का नहीं आया, लेकिन सुजा के समय जब बिक्का फ्री हुआ, उधर युद्ध चल रहे थे, उसके बाद फ्री हुआ तो उसने मांगा, लेकिन सुजा ने क्या है मना कर दिया कि कोई ढाल तलवार नहीं है, तो अपना सब हम अपने। तब यहाँ पर राव बिक्का क्या करता है, जोधपुर दुर्ग को घेर लेता है, लेकिन उनकी संधि हो जाती है। तो एक बात ध्यान रखना, राव बिक्का ने जोधपुर दुर्ग को घेरा। राव बिक्का ने युद्ध नहीं हुआ था यहाँ पर, सिर्फ जोधपुर दुर्ग का घेरा डाला था। जोधपुर दुर्ग या मेहरानगढ़, जोधपुर दुर्ग को घेरा डाला।
इसके इसमें सिर्फ एक ही बात है, बाद में ये रावजोधा की पत्नी थी कोई जसमादे उसकी मदद से, इनकी मध्यस्थता से क्या हुई, इन दोनों के बीच संधि हो गई थी और वो निशान क्या है राव बिका को दे दिए गए। इसके बाद में शासक बनता है राव गंगा। थोड़ा गंगा पढ़ लेना। इसके बाद में आगे राव सातल सुजा के समय, सुजा के बाद राजा बनता है राव गंगा। ढीला ढाला आदमी, बिल्कुल एकदम मायूस आदमी, बिल्कुल ढीला सा। इसका शासनकाल था 1500, वो हो गया 1515 तक हो गया था राव सुजा। इसके बाद में ये हो गया 1515 से 1531 तक, 1515 से 1531 तक हो गया आपके राव गंगा। इनकी बात ध्यान रखना, कोई ज्यादा युद्ध नहीं किया, कोई नए क्षेत्र किया, ज्यादा अफीम का सेवन करते थे। तो इनके समय एक तो इन्होंने खानवा युद्ध में भाग लिया था। खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। राणा सांगा की सहायता के लिए स्वयं नहीं गए थे। इनका पुत्र था मालदेव, जो आगे राजा बनेगा, पुत्र था राव मालदेव। राव मालदेव को भेजा था इस युद्ध के अंदर, खानवा युद्ध में। और राव मालदेव ने अच्छी वीरता से लड़ा भी था। और बाद में जब राणा सांगा घायल हो जाते हैं तो उन्हें युद्ध क्षेत्र से निकाल कर भी कौन दे जाता है, यहाँ पर कुंवर मालदेव है। ध्यान रखना, अभी तक राजा नहीं बनाया। तो अगर कोई पूछे कि बीकानेर से कौन गया था, उस समय गया था जेतसी का पुत्र कल्याणबल, वो भी राजा नहीं था, कुंवर था। और मारवाड़ से गया था आपके राव गंगा का पुत्र मालदेव, क्योंकि ये भी उस समय राजा नहीं था, राव गंगा ने भेजा था। तो सहायता किस राजा ने की, राव गंगा ने। गया कौन था, मालदेव। ये थोड़ी सी बात ध्यान रख लेना। इसके बाद में कहा जाता है कि जैसे राव गंगा क्या है, थोड़ा अफीम का सेवन ज्यादा ही करते थे, अफीम ज्यादा ही लेते थे, अफीम ज्यादा ही पीते थे। तो मस्त रहते थे एकदम, कोई युद्ध करना नहीं, कोई किन्ने नहीं। अगर कोई जागीरदारों ने पैसे दे दिए तो ठीक है, टैक्स दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, सेना भेज दी तो ठीक है। इनके समय थोड़ा क्षेत्र विस्तार हुआ, क्या कम हो गया था उल्टी का। इनके समय सिर्फ 2 ही परगने रहे थे। बीकानेर के शासक, जोधपुर के शासकों के पास सिर्फ 2 परगने थे। परगने मैंने आपको पहले बता दिया था क्षेत्र। एक था जोधपुर, जो राजधानी है वो तो रह ही जाएगा, और एक था सोजत, जो पाली के अंदर पड़ता है। सोजत हो गया आपके पाली के अंदर, और जोधपुर इनकी राजधानी थी। एक बार क्या है, गंगा जी आपके अफीम खाकर मेहरानगढ़ की खिड़की में बैठे थे। मालदेव गया और उसने जाकर के धक्का दे दिया। ये बात कौन कहता है, ये कहता है ओझा। ओझा तो कहता है कि मालदेव ने राव गंगा को क्या कर दिया, धक्का दे दिया। पितृहंता मानता है मालदेव को, कि मालदेव ने जाकर राव गंगा को धक्का दे दिया। लेकिन मालदेव कहता है कि मैंने धक्का नहीं दिया, मैंने तो जाकर चरण स्पर्श किए थे, और वो क्या है, खुद ही गिर गए थे। अब सोच लो क्या बात थी ये। और पितृहंता कौन नहीं मानते, नैण सिंह क्या इस बात को नहीं मानते। नैण सिंह कहते हैं कि नहीं, राव गंगा खुद अफीम के नशे में गिर गया था। लेकिन ओझा कहता है कि नहीं, मालदेव ने जाकर कोई चरण स्पर्श नहीं किए, जाकर क्या है पेड़ उठाकर गिर दिया था। इसके बाद में मालदेव चला गया था सोजत, और सोजत में ही जाकर, पाली के अंदर 2 ही परगने थे, तो वहां पर जाकर के इसका राज्याभिषेक हुआ। तो अब आगे पढ़ेंगे मारवाड़ के प्रतापी शासक, शक्तिशाली शासक मालदेव को। यानी कि जब तक लगभग मेवाड़ में था सांगा, मारवाड़ में था आपके गंगा। ये बात ध्यान रख लेना थोड़ी। इसके बाद में शासक बनता है राव मालदेव। शक्तिशाली शासक है, तो इसका थोड़ा समय भी याद कर लेना, राजा बनने का शासनकाल भी याद कर लेना। 1532 से 1562 तक। वो बात मैंने आपको बताई थी कि क्या कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मालदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अगर हत्या कर देता
तो बाकी के सामंत वगैरह ऐसे राजा नहीं मानते, विद्रोह कर देते, जो भी हुआ था अल्लाह जाने अपने को क्या। इसके बाद में ध्यान रखना कि इसके पास 2 ही परगने थे। जब ये राजा बना तो इसका राज्यभिषेक हुआ था सोजत के अंदर। 2 ही परगने थे, मैंने आपको बता दिया, एक था जोधपुर और एक था पाली के अंदर सोजत। तो इसका राज्यभिषेक हुआ था सोजत के अंदर। कब? 21 मई 1532 को। कहा हुआ था? सोजत पाली के अंदर। सोजत पड़ता है आपके पाली के अंदर। सोजत ठिकाना था, सोजत परगना था, उसके अंदर राज्यभिषेक हुआ था राव मालदेव का। राजा बनने के बाद इसने शक्तिशाली शासक का इतना विस्तार किया कि बाद में इसकी उपाधि हुई थी 52 युद्धों और 58 परगनों का विजेता। यानी इसकी उपाधियां है, कुछ को देख लो। राव मालदेव की उपाधि है, एक तो इसे कहा जाता है 52 युद्धों और 58 परगनों का विजेता। 52 युद्धों व 58 परगनों का विजेता। 100 युद्धों का विजेता आपके समुद्रगुप्त है और 52 युद्धों का विजेता मालदेव हो गया। 64 युद्धों का विजेता भी हमने पढ़ा था इससे पहले, वो आमेर का इतिहास पढ़ा था, उसके अंदर जो पचवन आया था या पंजुन आया था वो था 64 युद्धों का विजेता। तो वो थोड़ा ध्यान में रखना। एक इसे कहा जाता है हसमत वाला राजा। फारसी इतिहासकारों ने कहा इसे हसमत वाला राजा। ये कहा इसे फारसी इतिहासकारों ने। हसमत वाला राजा कहा है फारसी इतिहासकारों ने, और 52 युद्धों और 58 परगनों का क्या है? विजेता है। एक की राव मालदेव की उपाधि है हिंदू बादशाह। हिंदू बादशाह, हिंदू बादशाह इसे कहा है चारण साहित्यों के अंदर, यानी चारणों ने कहा है। चारणों ने राव मालदेव को क्या कहा है? हिंदू बादशाह। और इसे बदायूं ने कहा है भारत का महान पुरुषार्थ। भारत का महान पुरुषार्थ ये कहा है बदायूं ने। तो थोड़ी चीजें ध्यान रख लेना। राव मालदेव शासन कब से कब तक? 1532 से 62 तक। इसके बाद में राज्यभिषेक हुआ था सोजत पाली के अंदर। उपाधियां है 52 युद्धों और 58 परगनों का विजेता। हसमत वाला राजा कहा है फारसी इतिहासकारों ने। हिंदू बादशाह कहा है चारण साहित्य के अंदर। और भारत का महान पुरुषार्थ कहा है इसे बदायूं ने। इसके बाद में देखें कि 58 परगने जीते हैं, तो कौन कौन से क्षेत्र जीते, किस किस राजा किस किस ठिकानदार को इन्होंने पराजित किया, ये चीजें देखते हैं इनकी राव मालदेव की। तो राव मालदेव ने क्या? सबसे पहले 1533 में 1533 में क्या है? नागौर के मल्लू खां को लाया। नागौर विजय की 1533 में। यहां पर था नागौर का खान दौलत खां, नागौर के दौलत खां को लाया। नागौर के दौलत खां को लाया 1533 के अंदर। इसके बाद में 1536 में आक्रमण करता है मेड़ता पर, और मेड़ता के बिरमदेव को हराता है। 1536 में मेड़ता के बिरमदेव को। अब इसकी थोड़ी सी एक बात सुन लो। क्या है कि राव गंगा के समय एक युद्ध हुआ था, सेवकी का युद्ध। सेवकी के युद्ध में क्या है? राव मालदेव गया था और अच्छी वीरता से लड़ा था। सेवकी के युद्ध में लड़ने के बाद वहां पर एक युद्ध से एक हाथी भागता हुआ, जिस हाथी का नाम था दरिया जोश, वो भागता हुआ मेड़ता क्षेत्र में आ गया और ब्रह्मदेव ने क्या है? पकड़ लिया। मेड़ता के अंदर आ गया और ब्रह्मदेव ने उसे पकड़ लिया। मालदेव ने हाथी मांगा ब्रह्मदेव से। ब्रह्मदेव ने मना कर दिया कि नहीं दूंगा मैं हाथी, कि पहले तुम मेरे यहाँ पर आ और भोजन कर, बाद में दूंगा हाथी। मालदेव अड़ गया कि पहले हाथी दे, बाद में तेरे यहाँ पर आतिथ्य सत्कार के लिए आऊंगा, बाद में भोजन करूंगा।
तो ब्रह्मदेव ने मना कर दिया कि कोई हाथी कोई हथनी कुछ नहीं है हमारे पास। तो फिर मालदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, राजा बनने दे, फिर देख लूंगा तेरे को। तो जब गंगा को इस बात का पता चला तो उसने ब्रह्मदेव से कहा कि मेरे बाद राजा यही बनेगा, शक्तिशाली शासक बनेगा, शक्तिशाली अभी भी, और थोड़ा दिमाग से भी वही है, यार कर ले, तो तुम ज्यादा बेर मत कर इससे, और इसको हाथी लौटा दे। ब्रह्मदेव ने क्या किया कि हाथी और 4 घोड़े भेंट के अंदर उस मालदेव के लिए रवाना कर दिए वहां से। हाथी क्या था, थोड़ा घायल था, और जैसे ही मालदेव यानी मारवाड़ की सीमा के अंदर आया, हाथी क्या हो गया, मर गया। राव गाना ने कहा चलो ठीक है, अभी हाथी हमारी सीमा के अंदर मरा है तो हमने इसे आया कर दिया है, ये आ गया हमारी सीमा के अंदर आ गया तो कोई बात नहीं, मर गया तो मर गया। राव मालदेव ने कहा नहीं, ऐसे नहीं माने, अब तो राजा बनने दे, फिर देखते हैं, इसका बदला लेंगे तेरे से। तब मालदेव ने 1536 में आक्रमण करता है। उस हाथी का नाम था दरियाजोश, थोड़ा ध्यान कर लेना, कोई पूछ ले, हाथी का नाम दरियाजोश। तो 1536 में क्या करता है, अटैक करता है, और ब्रह्मदेव से क्या है, ये मेड़ता छीन लेता है। इसके बाद ब्रह्मदेव कहां चला जाता है, दिल्ली का शासक था उस समय, बिहार का शासक था उसमें, शेरशाह के पास चला जाता है, शेरशाह सूरी के पास चला जाता है, शक्तिशाली शासक था ये। तो ये कहां तक चला जाता है, शेरशाह सूरी के पास। 1538 में मालदेव सिवाना को जीत लेता है, 1538 में सिवाना पर अधिकार कर लेता है, और 1539 में भद्राजुन पर अधिकार कर लेता है। भद्राजुन का था वीरा सिंगल से क्या है, भद्राजुन छीन लेता है। इसके बाद में मालदेव अटैक करता है अपने वालों पे, यानी ब्रह्मदेव पे अटैक कर दिया। इसके बाद में अपने इनके भाई बंधु थे बीकानेर वाले, रावजोधा से ही बाद में अलग अलग हुए हैं, उससे पहले तो एक ही पीढ़ी के चल रहे थे, और उससे पहले मालदेव से पहले उनके बीच क्या है, अच्छा संबंध भी अच्छा था। इसके शादी विवाह में उनका आना, इनकी सेनाओं का युद्ध में सहायता करना ऐसे था। तो क्या है कि 1541 में राव मालदेव बीकानेर पर अटैक कर देता है, 1541 के अंदर। (1541) में युद्ध होता है, एक पाहेपा साहिबा का युद्ध। पाहेपा साहिबा का युद्ध किसके बीच, यहां पर मारवाड़ का हो गया मालदेव, और बीकानेर से हो गया आपके, बीकानेर का शासक था जेत सिंह, तो बीकानेर का हो गया जेत सिंह, ये आपके बीकानेर का। जेत सिंह कहता है कि तब तो भाई है, हमारे पर अटैक क्यों करता है। मालदेव कहता है कि तू भाई को पड़ा है, मैंने अपने पिता को नहीं बख्शा, मैंने राव गंगा को नहीं बख्शा, तो तू क्या है, क्षेत्र विस्तार करना है। तो मालदेव और जेत सिंह के मध्य युद्ध होता है 1541 में, किस जगह, पाहेपा साहिबा। तो युद्ध का नाम हो गया पाहेपा साहिबा का युद्ध। इस युद्ध में मालदेव की क्या होती है, जीत होती है, और जेत सिंह की हार तो क्या होती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मारा जाता है। जेत सिंह क्या हो गया, मारा गया। और जेत सिंह का पुत्र था कल्याणमल, वो क्या करता है, वहां पर सिरसागढ़ की तरफ जाता है, बाद में शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। यानी कि मालदेव के 2 सहयोगी कह सकते हैं, इनको सहयोगी थे, इनके परिवार के थे, 2 राठौड़ थे। एक तो मेड़ता से ब्रह्मदेव चला गया, और एक आपके बीकानेर से कल्याणमल चला गया। दोनों कहां चले गए, शेरशाह सूरी के पास चले गए। इसके बाद में बीकानेर को सौंप देता है राव मालदेव, अपने सेनापति था इसका कुंपा, सेनापति कुंपा को देता, कुंपा वाला कोई कुंपा था, तो कुंपा को सौंप देता है बीकानेर, उसका प्रशासन सौंप देता है, और डेडवारा वगैरह जागीर भी में देता है। इसके बाद में देखो कि मालदेव के हुमायूं के साथ क्या संबंध थे, उनको थोड़ा देखते हैं। इसके बाद में थोड़ी दिल्ली की राजनीति में हलचल होनी शुरू हो गई थी। उधर हुमायूं तो साल बिलग्राम का युद्ध हार गया था, तो दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा था। दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह सूरी बैठ गया था। तो हुमायूं के साथ संबंध देखते हैं इसके।
हुमायूं के साथ संबंध। जब हुमायूं 1547 में 39 में चौसा बेलग्राम का युद्ध हार जाता है, दर की भटक रहा होता है, तब मालदेव को पता चलता है कि हुमायूं उसके क्षेत्र के आसपास ही भटक रहा है। तो ये मालदेव हुमायूं के पास क्या मैसेज करता है कि तुम आ जाओ और मैं तुम्हारी क्या कर दूंगा, सहायता कर दूंगा, और हम दोनों मिलकर 20,000 सेना भेज दूंगा, 40,000 सेना भेज दूंगा, दोनों मिलकर क्या है शेरशाह सूरी को हरा देंगे। लेकिन उस समय हुमायूं को सहायता मिल रही थी उसके भाइयों से, और वो क्या है थोड़ा मालदेव की तरफ ध्यान नहीं देता, मालदेव की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं देता। बाद में उसके भाइयों से जब उसकी सहायता मिलने बंद हो गई, तब हुमायूं आता है मालदेव के पास। जोधपुर के अंदर स्थान था जोगी तीर्थ। जोगी तीर्थ नामक स्थान पर आता है और अपना संदेश भेजता है मालदेव के पास। मालदेव को जब पता चलता है कि हुमायूं जोगी तीर्थ पर है, तो वो अपने सिपाहियों से उसे पकड़कर बंदी नहीं बनवाता। वो कहता है कोई बात नहीं। जब उसका संदेश आता है मालदेव के पास, तो मालदेव कहता है कि हुमायूं एक बार तू क्या है बीकानेर चला जा, एक बार तू बीकानेर चला जा, वहां पर मेरा सेनापति है तुम्बा, तो तू कुछ दिन वहीं पर है, अभी थोड़ी स्थिति क्या है खराब है। फिर जब हुमायूं को मालदेव ने बुलाया तब आया नहीं, उसके लगभग 1-1.5 साल बाद आया, तो उस समय थोड़ी स्थिति बदल गई थी, शेरशाह थोड़ा ताकतवर हो गया था। और इधर मालदेव के सहयोगी थे, जो साथी थे, यानी कल्याणमल और ब्रह्मदेव भी शेरशाह सूरी के पास चले गए थे। तो मालदेव ने कहा कि थोड़ा एक बार रुक जा, अपना टाइम आएगा तब युद्ध करेंगे और मैं तेरी सहायता कर दूंगा। हुमायूं को ये बात क्या है कि नहीं जची। उसने सोचा कि मालदेव क्या है डबल गेम खेल रहे थे साथ, क्योंकि जो दूत गए थे मालदेव के पास, उन्होंने आते ही बताया कि मालदेव ने चलो आपके सहायता के लिए कहा है, और ये कहा है कि बीकानेर चले जाना। लेकिन एक बात हमने और देखी वहां पर, हुमायूं ने पूछा कि वो क्या, बोला वो ये बात थी कि एक वहां पर दूत आया था शेरशाह सूरी का। तो बोले उससे क्या बात है, बोले पता नहीं, वो तो अलग अलग कमरे में बात हुई थी। तो हुमायूं ने अपने भाई बंधु जो भी वहां पर सेनापति या सलाहकार थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हुमायूं अपने साथ डबल गेम खेल रहा है, ये मालदेव अपने साथ डबल गेम खेल रहा है, और शेरशाह सूरी को पकड़कर शेरशाह सूरी के सामने तुझे बंदी बनाकर डाल देगा। तब हुमायूं ने क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि चपले हाथ मिले और भाग जा। इसके बाद में हुमायूं भाग गया था इधर पंजाब से होता हुआ सिंध की तरफ, और वहां पर अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में रुका था। वहीं पर अकबर का जन्म होता है 1542 के अंदर। वो बात आगे पढ़ेंगे जब वीडियो पढ़ेंगे वहां पर, तो देख लेना थोड़ा मालदेव और हुमायूं के बीच संबंध आपको बता दिए। इसके बाद में क्या होता है, इधर कल्याणमल और ब्रह्मदेव, एक चीज और बात कि आपको मारवाड़ के साथ इनके संबंध कैसे गए थे, सॉरी मारवाड़ और मेवाड़ के संबंध, मेवाड़ के साथ संबंध। मेवाड़ के साथ संबंध इनके प्रारंभ में क्या थे, बढ़िया संबंध थे। इधर देखते हैं कि रामगंगा के समय मालदेव महाराणा सांगा की सहायता के लिए खानवा युद्ध में जाता है। इसके बाद में जब चित्तौड़ का दूसरा साका होता है विक्रमादित्य के समय, तब भी मालदेव क्या मालदेव राजा था उस समय, तो मालदेव अपनी थोड़ी सेना भेजता है, सहायता भेजता है। बाद में जब राणा उदय सिंह राजा बनता है, तो उसे राजा बनाने में भी क्या है मालदेव का बहुत बड़ा हाथ था, इसने सहायता की थी बनवीर के खिलाफ। तो इनकी बिगड़ती कहां पर है, एक ठाकुर था खेरवा का ठाकुर, और उसकी पुत्री का विवाह हुआ था मालदेव के साथ। एक बार मालदेव के अपने ससुराल में गया हुआ था, और मालदेव ने अपनी साली को देखा और कहा कि मैं तो इससे भी विवाह करूंगा। खेरवा का ठाकुर अपनी दूसरी पुत्री का विवाह मालदेव से नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि चलो थोड़ा टाइम दो, मैं फिर करेंगे विवाह। उसने क्या है कि धीरे से महाराणा उदय सिंह को संदेश भेज दिया कि आप शादी करके यहां से ले जाओ इसको, दूसरी पुत्री को। तो इधर से महाराणा उदय सिंह आए, उससे शादी की और चले गए। उस शादी की तो उस समय क्या है कि मालदेव जो खेरवा के ठाकुर थे, उनकी पुत्री ने, जो मालदेव की पत्नी थी, उसने क्या अपनी बहन को कुछ उपहार देना था, और वो गहनों की डिब्बों की बजाय एक मूर्ति का डब्बा दे देती है, जिसके अंदर थी नागणेची माता की मूर्ति। और महाराणा उदय सिंह वहां पर चित्तौड़ के अंदर जाकर क्या है
वहां पर इसका मंदिर भी बनवाते हैं। तो ध्यान रख लेना, थोड़ा नागणेशी माता की मूर्ति मंदिर है चित्तौड़ के किले के अंदर भी। और वहां पर क्या है, आपके नवरात्रों में साल में 2 बार मेला भी लगता है। तो उसके बाद में थोड़ा इन दोनों के बीच बंदी बंद हो गई थी। एक था अजमेर का हाजी का पठान, उसके कारण भी थोड़ा इन दोनों के बीच अनबन हो गई थी। तो वो थोड़ा डिटेल से मेवाड़ के अंदर पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना, थोड़ा पहले तो इनके संबंध अच्छे थे और बाद में क्या है खराब हो गई। इसके बाद में एक युद्ध होता है गिरी सुमेर का युद्ध। गिरी सुमेर का युद्ध, गिरी सुमेर का युद्ध, या इसे बोल सकते हैं जेतारण का युद्ध। जेतारण का युद्ध, इसकी एक्चुअल डेट पूछी गई है 5 जनवरी 1544 में। 5 जनवरी 1544 में कौन कौन था? इधर मारवाड़ से था आपके मालदेव और सामने था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। मालदेव के सेनापति थे जेता और कुंपा। जेता व कुंपा मालदेव के सेनापति थे और इनका सेनापति था जलाल खान। जलाल खान था शेरशाह सूरी का सेनापति। और शेरशाह सूरी के साथ और कौन थे? बिरमदेव कल्याणमल। बिरमदेव व कल्याणमल, ये दोनों थे शेरशाह सूरी के पास। ये दोनों ही शेरशाह सूरी को मालदेव के विरुद्ध लाए थे कि शेरशाह तुम अधिकार कर लेना जोधपुर पर, कल्याणमल को मिल जाएगा उसका बीकानेर और बिरमदेव को मिल जाएगा मेड़ता। होता ये है कि युद्ध का मैदान ये होता है गिरी सुमेर का युद्ध, जेतारण का युद्ध। गिरी सुमेर में दोनों सेना आमने सामने होती है। कुछ समय तक युद्ध नहीं होता, कुछ दिन तक आमने सामने रहती है कि शेरशाह सूरी को ये खबर मिल गई थी, इनकी गुप्तचर व्यवस्था बढ़िया थी, इन्हें पता था कि सामने क्या है मालदेव है और जो कभी भी युद्ध में हारा नहीं है, कभी भी युद्ध में नहीं हारा, शक्तिशाली शासक है। मालदेव के पास उसमें 40-50 हजार की सेना थी। इधर शेरशाह भी ताकतवर था, मालदेव को भी पता था कि ताकतवर शासक है। एक सिपाही से होता हुआ बादशाह बन गया, तो इसके अंदर खूबी तो है। तो शेरशाह सूरी बिरमदेव और कल्याणमल को बताता है, कहता है कि तुम्हारा वो फॉर्मूला बताना, तुम क्या कर रहे थे? तो कहते हैं कि बीकानेर कल्याणमल का, मेड़ता बिरमदेव का और जोधपुर आपका। तो कहता है कि ऐसे नहीं लगता कि मालदेव हम तीनों को यहाँ पर भगा के मारेगा। लेकिन कहते हैं कि शेरशाह जिसके पास शेर जैसी ताकत थी और वो लोमड़ी जैसी उसके पास चालाकी थी, बहुत ही धूर्त और बुद्धिमान था, उसने क्या है किया कि उसे पता चला कि मालदेव के सेनापति है जेता और कुंपा। तो उनके जो शिविर थे, उनके जो टेंट लगे हुए थे, उनके अंदर क्या है कि कुछ मोहरे वगैरह रखवा देता है अपनी, और मालदेव को कहता है कि तू जिसके भरोसे लड़ने आया है जेता और कुंपा, वो तो मेरे बिके हुए हैं और वो युद्ध शुरू होते ही तुझे पकड़कर मेरे वाले कर देंगे। तो मालदेव उनके शिविर को देखता है तो उसके अंदर शेरशाह सूरी की मोहरे पाती है। तो वो क्या अपनी सेना को कहता है गो बैक, वापस चलते हैं, युद्ध नहीं करेंगे, वापस जोधपुर जाएंगे। जेता और कुंपा भूत कहते हैं कि नहीं, हमने गद्दारी नहीं की, हमने शेरशाह के साथ कोई संधि नहीं की है। तो लेकिन मालदेव नहीं मानता और उन्हें देशद्रोही कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद में जेता और कुंपा ने अपने ऊपर लगे हुए कलंक को धोने के लिए कुछ मात्र सैनिक, उनके पास 10-12 हजार की सेना थी और वो सिर्फ 10-12 हजार की सेना से क्या है 5 जनवरी 1544 को शेरशाह से युद्ध के लिए भिड़ जाते हैं। और युद्ध के लिए भिड़ तो क्या जाते हैं कि युद्ध जीतने वाले थे, शेरशाह सूरी की हार हो जाती। उस समय शेरशाह सूरी मारा भी जाता। लेकिन क्या है कि कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने जैसे दोपहर का वक्त हुआ तो शेरशाह सूरी को लगा कि अब हारेंगे, तो उसने युद्ध रुकवाया और युद्ध रुकवा कर बोला कि युद्ध रोको, मेरे अजान का वक्त हो गया है। और उसने कहा, कहते हैं कि उस दिन उसने अपने खुदा से, अपने अल्लाह से प्रार्थना करी कि हे अल्लाह, हे खुदा, आज का युद्ध जितवा दे मुझे,
इसके बाद मैं इस तरफ कभी मुंह करके नहीं देखूंगा, अगर तुम है तो आज का युद्ध जितवा दे। इसके बाद जैसे युद्ध शुरू होता है तो शेरशाह का एक सेनापति था जलाल खां, वो दूसरी सेना लेकर आ जाता है और फिर उन थके हुए राजपूतों को मारने में कोई ज्यादा वक्त नहीं लगा और सभी राजपूत वीर क्या है वीरगति को प्राप्त होते हैं और शेरशाह क्या है जीत जाता है। इसमें शेरशाह सूरी की क्या होती है जीत होती है और जता और कुपा क्या है वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस जीत के बाद शेरशाह सूरी एक कमेंट करता है जो बहुत बार पूछा हुआ, अभी थोड़ा ध्यान रख देना, कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता है। यानी मारवाड़ क्षेत्र में होता है कि मुट्ठी भर बाजरे होता है, इसके बदले में ये जेता और कुंपा मुझे मार देते और तो क्या है मैं हिंदुस्तान की पूरी बादशाहत ही खो देता। अगर यहाँ पर मालदेव स्वयं हाथ देता है, जाता नहीं तो कन्फर्म जीत थी मालदेव की, हारता नहीं। लेकिन क्या है कि अब इतिहास है, उसे बदला नहीं जा सकता। तो इस युद्ध में क्या होती है शेरशाह सूरी की जीत होती है। इसके बाद ये जब जोधपुर जाता है तो मालदेव कहां चला जाता है सिवाना चला जाता है और शेरशाह सूरी की मृत्यु तक वहीं पर रहता है और बाद में क्या है जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद में ये हो गया आपका जितान का युद्ध। थोड़ी डेट ध्यान कर लेना, 5 जनवरी 1544 को, जस्ट इसके 100 साल बाद 1644 को आपके मतीरे की राणिया अमर सिंह और कर्ण सिंह के बीच वो युद्ध होता है। अब देखिए एक चीज होता तो आपको क्या है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजरा के अंदर 1545 के अंदर और इसका मकबरा है सासाराम बिहार के अंदर। उक्का नाम का अस्तर था इसका, वो चलाते हुए इसकी मृत्यु हुई थी, बारूद फट गया था 1545 के अंदर और मकबरा कहाँ है सासाराम बिहार के अंदर। तो ध्यान रखना। मालदेव के दरबारी देखते हैं, इसके दरबारी कवि में 2 नाम आते हैं, एक आता है ईश्वरदास, ईश्वरदास भी कहते हैं ईश्वरदास, ईश्वरदास जी इनके तो 100 रुपये लिखे हुए हैं और एक थे आपके आसानंद जी, आसानंद जी बारट। तो ये थे मालदेव के दरबारियों के अंदर आते हैं। एक मालदेव की रानी थी, ये मालदेव ने क्या किया कि जोधपुर जैसलमेर पर अटैक किया। जैसलमेर पर जब अटैक करता है तो जैसलमेर वाले ने फलौदी का किला वगैरह और कुछ पैसे देकर वापस भेज देते हैं, युद्ध नहीं करते। फिर वो अपनी मीटिंग करते हैं कि क्या गारंटी इस बात की कि मालदेव दोबारा अटैक नहीं करेगा। एक बार जब वो किला और पैसे ले गया तो वो दोबारा अटैक भी करेगा, तो अपने कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे मालदेव दोबारा अटैक ना करे। तो किसी ने कहा कि उसमें जैसलमेर के शासक थे लूणकड़, उनकी पुत्री थी उमादेव भटियानी, यानी भाटियों की थी तो भटियानी कहा जाता है, पुत्री का नाम था उमादेव। तो उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है और मालदेव से योग्य कोई वर भी नहीं मिलेगा, तो क्या है कि आप अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए मालदेव के साथ, तो फिर मालदेव हमारे साथ क्या संबंध अच्छे हो जाएंगे और अटैक भी नहीं करेगा। लूणकड़ ये विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन विवश था तो उसने क्या है मालदेव के पास विवाह का प्रस्ताव भेज दिया और मालदेव ने भी एक्सेप्ट कर लिया। जब मालदेव विवाह का यानी अपनी बारात लेकर जाते हैं तो बारात का डेरा थोड़ा घर से दूर रोका जाता है, उसे डेरा बोलते हैं, बारात का डेरा। और उमादेव की सहेलियां चर्चा कर रही थी कि आज तो जो मालदेव की बारात आई है उसका डेरा बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बारात आई है। तो उमादेव को लगा भी मैं भी अपनी बारात का डेरा देखूं, लेकिन देखूं कैसे। उसे लगा कि क्यों ना इस जैसलमेर के किले के ऊपर खड़ी होकर सोनारगढ़ के किले के ऊपर चढ़कर देख लूं। तो वो जैसे किले के ऊपर चढ़ने के लिए जा रही थी तो उसे कमरे से आवाज सुनाई दी। वो उसके माता और पिता की थी, पिता थे लूणकड़ उनकी और उसकी मम्मी की आवाज थी कि उसका पिता कह रहा था कि जैसे ही मालदेव फेरों के लिए आएगा तो मैं उसे मार दूंगा। और उसकी मम्मी कह रही थी ऐसा नहीं करते, बेटी का सुहाग है, वो फिर क्या करेगी, ऐसे वैसे। वो कहता था कि तू चुप रह, अगर तुम बोली तो तेरी को भी मार दूंगा। ये बात सुन ली उमादेव भटियानी ने। उसने सोचा कि हाँ सगाई हो गई है तो सगाई आधा विवाह होता है, तो मालदेव जी मेरे पति हो गए तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो वो क्या मालदेव के पास एक संदेश भेज देती है कि क्या है आप जैसे ही फेरों के अंदर आओगे तो थोड़ा सचेत तो कराना, मेरे पिता आपको मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मालदेव कहता है कि थैंक यू।
वैसे इन लूटों से मरता तो मैं ऐसे ही नहीं, लेकिन आपने सचेत कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। मालदेव अपने 2 बॉडी बिल्डर बुलाता है कि इधर आओ, 2 बॉडी बिल्डर को बुलाता है और कहता है कि तुम जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाते तुम लूणकरण को अंदर मत आने देना, बाकी मैं देख लूंगा बाद में। वो मालदेव जी फेरों के लिए जाते हैं तो लूणकरण जी पीछे पीछे जाने लगते हैं, तो वो दोनों बुला लेते हैं कि ओ ये लूणकरण जी आइए बैठिए, बातें करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ऐसे कर क्या है लूणकरण को वहीं पर बातों में लगाकर वापस जाने ही नहीं देते और इधर मालदेव की फेरे हो जाती हैं। जब मालदेव का विवाह हो जाता है तो मालदेव कहा जाता है जोधपुर के दुर्ग में आ जाता है और उसकी रानी थी उमादेव भटियानी। उमादेव के साथ क्या एक दासी आई थी जिसका नाम था बारबली और वो बेहद सुंदर थी, यानी कि उसकी दासी सखी मालूम उनकी सहेली थी, तो सुंदर थी, राजकुमारी के साथ रहती थी। मालदेव क्या है कि जैसे अपना तैयार होकर अपने कमरे में आया तो उमादेव भटियानी जब तक तैयार नहीं हुई थी, वो थोड़ा श्रृंगार वगैरह कर रही थी, उसने बारबली को भेज दिया कि राव जी को जाकर बोल दो कि रानी सा आ रही है। बारबली बेहद सुंदर थी और मालदेव के नशे में थे। वो क्या है कि बारबली के साथ जबरदस्ती कर लेते हैं। इसके बाद में जब उमादेव को इस बात का पता चलता है तब उमादेव क्या है वहां से वापस चली जाती है और कहती है कि मेरे पति ने मेरा सम्मान नहीं किया तो मैं इससे पति का क्या करूं। वो वहां से चली जाती है अजमेर के लिए। तब कुछ समय बाद अजमेर से उमादेव को मनाने के लिए मालदेव भेजता है ईश्वरदास जी को। ईश्वरदास जी कहते हैं कि देखिए खान साहब हो गया, मालदेव आपसे बाकायदा माफी मांगेगा और माफ भी कर दीजिए और आपको पटरानी का दर्जा दिया जाएगा। इसके बाद में उमादेव वापस आने लगती है तो बाकी रानियों को डर हो गया कि अगर उमादेव आ गई तो वो खास रानी हो जाएगी और हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो वो आसानंद जी को भेजती है कि आप रोकिए, क्या है कि एक स्त्री के सम्मान की बात है और आपको रोकना चाहिए। तो आसानंद जी जाते हैं ठीक है भी मैं रोकूंगा। वो क्या है कि जैसे ही उमादेव वापस आती है महल के दरबार के पास होती है, द्वार के पास होती है, तब आसानंद जी दुआ बोलते हैं कि पीव तजे तो मान रखे तो पीव। ये जब दुआ सुनती है तो उमादेव क्या है वापस चली जाती है कि पीव तजेगी तो मान रखना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज रख ले, चाहे तो अपना पति रख ले चाहे मान रख ले। इसके बाद में उमादेव वापस चली जाती है और नहीं आती। कुछ समय अजमेर में रहती है, कुछ समय केलवा में रहती है, मेवाड़ के केलवा में। और जब 1562 में मालदेव की मृत्यु हो जाती है तो इनकी पगड़ी के साथ वो क्या है सती हो जाती है। तो उसे बोला जाता है इतिहास में रूठी रानी। रूठी रानी पूरा नाम था इनका उमादेव भटियानी। जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी और कहा रही थी। तो रूठी रानी का महल भी थोड़ा ध्यान कर लेना, अजमेर के अंदर है। और इन्हें समझाने के लिए किस्त को भेजा गया था ईश्वरदास जी को और वापस कौन भेज देते इन्हें आसानंद जी। इसके बाद में मालदेव की मृत्यु के बाद ये इनके साथ सती हो जाती है, इनकी पगड़ी के साथ काशी केलवा के अंदर। तो ये थोड़ा ध्यान कर लेना। इसके बाद में राजा बनता है राव मालदेव के 3 पुत्र थे, बड़े मुख्य 3 पुत्र थे। बड़ा पुत्र था राम सिंह, 2 नंबर का था जिसे मोटा राजा उदय सिंह कहते हैं, वो उदय सिंह हो गया। और 3 नंबर का था चंद्र सेन। मालदेव दोनों बड़े पुत्रों को राजा न बनाकर तीसरे पुत्र योग्य पुत्र था ये चंद्रसेन, इसे राजा बना देता है। तो आगे का राजा पढ़ेंगे हम राव चंद्रसेन को। ओके, थोड़ा शेयर कर देना, कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, बाय।